वेलकम टू एडू जोश में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी के लिए टेस्ट प्लस डिस्कशन देखेंगे। ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो जो है वो उपलब्ध करा दिया गया था। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है जहां से आपको ये सारी वीडियो एक साथ मिलेगी। पूछे गए प्रश्नों पर आधारित ये चिंगारी टेस्ट है और इसका ये दूसरा वीडियो है। बार बार जो प्रश्न आपके एसएससी के एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है वैसे प्रश्नों को यहाँ पर शामिल किया गया है एसएससी जीडी 2021 के एग्जाम को देखते हुए। क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है तो अब लगातार यहाँ पर आपको जो टेस्ट है वो हम कराते रहेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल तारा की संख्या दी जाती है? तो लाल तारा की संज्ञा जो दी जाती है वो किस ग्रह को दी जाती है? चार ऑप्शंस हैं, आप लोग वीडियो को रोक करके आंसर भी देने का प्रयास कीजिए और उसके बाद हमारे आंसर से मिला लीजिए। फिर बाद में बताइए कि आपको कितने क्वेश्चन जो है वो आपने सही किए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आंसर देखते हैं। मंगल ग्रह को हम लोग लाल तारा कहेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर क्वेश्चन के साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताए जाएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा और इससे आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतर होगी। जो पहले आपने तैयारी की है और आपको पता भी लगेगा कि आपको जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जा रहे हैं उसकी तैयारी आपकी कितनी है। ठीक है, लाल तारा जो हम लोग कहते हैं किसको कहेंगे? मंगल ग्रह को कहेंगे। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या अगर पूछे तो कितनी है? 8 है। और मंगल सौरमंडल में सूर्य से चौथा ग्रह, मंगल जो ग्रह जिसकी चर्चा यहाँ हम कर रहे हैं ये सूर्य से चौथा ग्रह है सौरमंडल के अंदर। और सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह जो है वो कौन सा है? वो है बृहस्पति। ठीक है, शुक्र को हम लोग सुबह का तारा यानी भोर का तारा कहते हैं, यानी मॉर्निंग स्टार भी इसको कहा जाता है और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। ठीक है, शाम का तारा या सुबह का तारा, ये शुक्र ग्रह को हम लोग कहते हैं। अब अगला सवाल देखिए, किस किस्म के कोयले में कार्बन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? आप सबको पता है कोयले के अंदर कार्बन पाया जाता है, तो कार्बन की अधिकतम मात्रा जो है वो किस में पाई जाती है? चार तरह के ये कोयले जो ऑप्शंस में दिए गए हैं, तीन तरह के और चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो कोयला होता है उसमें कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा 85% से अधिक पाई जाती है, किसी में 90% भी पाई जा सकती है। मतलब एक रेशियो बताया जा रहा है कि 85% से ऊपर ही होती है, नीचे नहीं होती। अब एंथ्रासाइट जो है ये पाया कहाँ जाता है? जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र के अंदर ये पाया जाता है भारत में। और भारत में लगभग 98% कोयला बिटुमिनस प्रकार का है। अगर कोयला सर्वाधिक जो पाया जाता है वो 98% बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। जिसके अंदर कार्बन की मात्रा अगर पूछे, अब इसमें हमने तो देख लिया कि 85% कार्बन यहाँ पर से प्लस होता है। अब हम यहाँ देखें विटुमिनस के अंदर जो कार्बन की मात्रा है वो कितने प्रतिशत? 55 से लेकर 65% तक जो है वो होती है। ठीक है, 55 से लेकर 65% के बीच होती है। और अगर बात करें लिग्नाइट की तो इसमें 45 से लेकर के 55% के बीच होती है। ये इसमें कार्बन की मात्रा लिग्नाइट में, लिग्नाइट कोयले में कार्बन की मात्रा 45 से 55% पाई जाती है। अगला सवाल है, लंदन किस नदी के किनारे अवस्थित है? कई बड़े शहर या फिर आप कह लें या विदेशों में हो या हमारे देश के अंदर हो, उनसे संबंधित एक सवाल इस तरह का जरूर पूछा जाता है कि लंदन जैसे है कि किस नदी के किनारे है। जैसे इंडिया में पूछ देंगे आगरा किस नदी के किनारे है, दिल्ली किस नदी के किनारे अवस्थित है। इसी तरह से ये बाहर के जो शहर हैं विदेशों के, उसके बारे में भी पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेम्स नदी के किनारे है लंदन। ठीक है, अगला सवाल देखिए, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? तो अगर बात करें कि साबरमती नदी जो है वो किस शहर के किनारे बहती है, तो आंसर हो जाएगा अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, या फिर इसको डायरेक्ट आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, अहमदाबाद किस नदी के किनारे है, तो आंसर हो जाएगा साबरमती नदी के किनारे है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, साबरमती का उद्गम जो है, जो साबरमती नदी है, इसका जो उद्गम स्थल है वो राजस्थान के उदयपुर जिले से होता है। और वहां पर भी अगर आप याद रखना चाहें डिटेल में, तो उदयपुर जिले के अरावली पर्वतमाला में एक धेबार झील स्थित है, वहां से इसका उद्गम होता है। साबरमती आश्रम की बात भी आपको याद रखनी होगी, साबरमती आश्रम जो है वो साबरमती नदी के किनारे ही स्थित है, तो ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला सवाल देखिए, किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से किस में भरपूर लौह तत्व पाया जाता है यानी आयरन पाया जाता है? आंसर हो जाएगा हरी सब्जियां। हरी सब्जियों के अंदर सबसे ज्यादा जो आयरन है वो पाया जाता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। शरीर में अगर इस आयरन की यानी लौह तत्व की कमी हो जाए तो इसके कारण हमें जो है हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन की जो कमी हो जाती है ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इससे एनीमिया हो सकता है। लौह तत्व की कमी से अरक्तता यानी एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है।
तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला सवाल है मानसून हवाएं इनमें से क्या हैं? 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं इनमें से मानसून हवाएं क्या कहलाती है? तो मानसून हवाओं को हम जो है मौसमी पवन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मानसून या इसी को पावस भी कहा जाता है, पावस। मानसून कह दें या पावस कहें, दोनों एक ही बात है। तो ये मूलतः हिंद महासागर एवं अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर आने वाली हवाओं को कहा जाता है। ठीक है, जो कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि में भारी वर्षा कराती है। ये जो मानसून हवाएं या पावस हैं, कहाँ कहाँ पर भारी वर्षा कराती है? भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत आसानी से याद होगा। भारत के पड़ोसी देश ये बांग्लादेश और पाकिस्तान, भारत से अलग होकर के ही ये सारे बने। तो याद रखिएगा, ये ऐसी मौसमी पवन होती है जो दक्षिण एशिया क्षेत्र में जून से सितंबर तक प्रायः 4 माह सक्रिय रहती है। ये जो मानसूनी पवन या मौसमी पवन की बात करें हम लोग, 4 महीने तक सक्रिय होती है, 4 मंथ तक, जून से लेकर के सितंबर के महीने तक जो है ये सक्रिय रहती है। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का जेनेवा। ऑप्शन नंबर ए जेनेवा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ये आप सबको पता है, जिसका मिशन क्या है? मानवीय जिंदगी व सेहत को बचाना, ये इसका मिशन है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? ये जो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 यानी 1919 में हुई थी। अब बात करें इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की, तो अगर ये भारत की रेड क्रॉस सोसाइटी की बात करी जाती है, अगर कभी आपसे सवाल पूछा जाता है IRCS यानी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, तो इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। ठीक है, जो ये इंटरनेशनल है उसके ठीक अगले साल हुई थी। अगला सवाल है केरल का प्रसिद्ध नृत्य इनमें से कौन है? कुचिपुड़ी, कथक, कथकली या फिर उपर्युक्त सभी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथकली जो है वो केरल का नृत्य है। ठीक है, यहाँ पर केरला का जो नृत्य है वो कौन सा है? कथकली है। अब बाकी भी आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि कुचिपुड़ी फेमस है और ये आंध्र प्रदेश में होता है। कथक ये उत्तर भारत में होता है, नॉर्थ इंडिया के अंदर जो है ये होता है कथक। अगला सवाल देखिए, डायनेमो का निर्माण किसके सिद्धांत पर किया गया था? डायनेमो, जो कि आप सबको मालूम है डायनेमो क्या करता है, आगे हम बताएंगे। डायनेमो का निर्माण किसके सिद्धांत पर किया गया? तो आंसर हो जाएगा फैराडे। कई बार आपसे सवाल ये भी पूछा जाता है डायनेमो का आविष्कार जो है वो किसने किया या जनक उसके कौन है, तो फिर याद रखिएगा माइकल फैराडे ही इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर आपको याद रखना है डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या करता है डायनेमो? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और इसी तरह से ठीक इसका उल्टा याद रखिएगा, एक सवाल पूछा जाता है विद्युत मोटर क्या करता है, तो विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, विद्युत मोटर जिस तरह से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक उसी तरह से डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये दोनों। अगला सवाल देखिए, ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? ठीक है, ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे ये। दादा भाई नौरोजी को हम लोग भारत का ग्लैड स्टोन भी कहते हैं, या फिर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी जो है वो किनको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। और भारत का ग्लैड स्टोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में दान करने वाले की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? कोई व्यक्ति, आप सबने देखा होगा कई बार कि अक्सर कहा जाता है अंग दान कीजिए, और उसमें खास करके कहा जाता है नेत्रदान कीजिए। अगर कोई व्यक्ति आंखों से देख नहीं पाता है, लाचार है, वो अंधा है, तो उसकी वजह से यानी जो उनकी आंखों को रोशनी मिल सकती है, वो दुनिया देख सकते हैं, तो इसके लिए कहा जाता है नेत्रदान कीजिए। तो जो नेत्र दान करेगा यानी जो दाता होगा, उसकी आंख का कौन सा भाग उस जो व्यक्ति अंधा है या जिसकी आंखें खराब हो गई हैं, जो नहीं देख पा रहा है, उस व्यक्ति को उसका कौन सा भाग इस्तेमाल में लाया जाएगा? तो आंखों का जो है कौन सा भाग इसमें इस्तेमाल होता है? कॉर्निया। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जो नेत्रहीन लोग हैं उनके आंखों के लिए, जो लोग मर गए, ठीक है, जिनकी मृत्यु हो गई और वो अंग दान करना चाहते हैं और अपना नेत्र है वो दान किया है, तो उसकी नेत्र का कॉर्निया उसको दृष्टिहीन लोगों के लिए आंखों में जो है वो डाला जाएगा डॉक्टर के माध्यम से, और वो कॉर्निया होता है। ठीक है,
अगला सवाल यहाँ पर देखने से पहले कॉर्निया के बारे में जान लीजिए। कॉर्निया आंख की सबसे बाहरी परत होती है। कॉर्निया जो है वो आंख की सबसे बाहरी परत होती है और मनुष्य की आंखों द्वारा स्पष्ट देखने की जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म किस वर्ष हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म जो है वो किस वर्ष हुआ था? आंसर होगा 1885, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आपको याद रखना है कांग्रेस का पहला अधिवेशन, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था, कहाँ हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो हुआ था साल 1885 में, जब इसका गठन हुआ यानी जन्म हुआ, इसी वक्त हुआ था और ये हुआ था बॉम्बे के अंदर में। ठीक है, उस वक्त बॉम्बे नाम था, मुंबई नहीं था, तो इसलिए आप बॉम्बे याद रखिएगा। इसके अध्यक्ष उस वक्त WC बनर्जी थे, जिसका नाम आप पूरी तरह से याद रखिएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी। आज़ादी से पहले का आखिरी अधिवेशन अगर पूछा जाए तो साल 1946 में हुआ था। हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 1947 में, तो ठीक इससे पहले 1946 में ये एक अधिवेशन हुआ था आज़ादी से पहले। ठीक है, इस अधिवेशन को के जो अध्यक्ष थे वो JB कृपलानी थे और इसकी जो अध्यक्षता हुई थी, ये जो अधिवेशन हुआ था कहाँ पर हुआ था? मेरठ में हुआ था। अगला सवाल है होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? बहुत ही सिंपल और आसान सा सवाल है। SSC GD में इसी तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य का जो है वो वैज्ञानिक नाम है। मेंढक की बात करें अगर, तो मेंढक का रासायनिक ये जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या होगा? राना टिग्रिना। ठीक है, जिस तरह से केमिकल नेम आपके केमिस्ट्री से कुछ पूछा जाता है क्वेश्चन, केमिकल नेम क्या है किसी चीज का, उसी तरह से जो ये इस तरह के नाम है, मनुष्य है, मेढक है, बाघ है, गुलाब है, इनके वैज्ञानिक नाम भी पूछे जाते हैं जिसको हम लोग साइंटिफिक नेम कहते हैं। तो बाघ का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? ये है पेंथेरा टाइग्रिस। ठीक है, और गुलाब का क्या है? गुलाब का है रोजा हाइब्रिडा। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? आंसर हो जाएगा भूकंप के झटके। अक्सर सवाल ठीक इसको उलट करके भी पूछा जाता है, भूकंप के झटके किस स्केल पर या किस पे मापे जाते हैं? तो रिक्टर स्केल पर मापे जाते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा समुद्र की गहराई से अगर सवाल पूछा जाए तो फेदोमीटर आप आंसर कीजिएगा। उसके बाद कई बार ऐसा भी सवाल पूछा जाता है कि सोनार का इस्तेमाल किस में किया जाता है? तो समुद्र में किसी वस्तु का पता लगाने के लिए सोनार का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, रिक्टर स्केल का अधिकतम बिंदु जो है वो 10 होता है, ये भी आपको याद रखना है। 1 से लेकर 10 तक होता है। अधिकतम बिंदु जो मैक्सिमम पॉइंट है वो कौन सा है? 10 है रिक्टर स्केल पर। अगला सवाल है कुंडा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कुंडा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर विद्युत की स्पेलिंग इस तरह से होगी। ठीक है, विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी। यह कुंडा नदी पर है, यह भी याद रखिएगा। अगर पूछ दे कुंडा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, तो नाम से ही याद रखिएगा कुंडा नदी पर स्थित है। अगला सवाल है संविधान का संरक्षण किसे माना गया है? यानी संविधान का संरक्षक आप कह दें किसको माना गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका उच्चतम न्यायालय, या फिर इसी को हम लोग सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय जो होगा वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अगर उच्च न्यायालय की बात करें कि कितना उच्च न्यायालय है, आंसर तो इसका बी ऑप्शन हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर उच्च न्यायालय की बात करें तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत में कलकत्ता उच्च न्यायालय जो है वो सबसे पुराना उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट है और इसकी स्थापना 1862 में की गई थी। कब की गई थी? 1862 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 14 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में सितंबर के महीने में हिंदी दिवस मनाया गया है। यहाँ पर आपको याद रखना है 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया था, यानी एक मत, सबका मत हुआ था उसमें, और एक मत से निर्णय लिया गया था कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। और इसी अवसर पर 14 सितंबर को जो है हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस में अगर विश्व हिंदी दिवस अगर आपसे पूछ देता है तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ये अलग क्वेश्चन है और इसको अच्छी तरह से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन एकेडमी जो है वो कहाँ पर है? हैदराबाद में है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी।
वंदे मातरम जो है लिखा था वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। वंदे मातरम जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है। 1896 में कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार इसको गाया गया था। ये भी सवाल कई बार पूछा जा चुका है एसएससी के एग्जाम में। राष्ट्रगान जनगण मन आप सबको मालूम है कि राष्ट्रगान है ये, और इसको लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल जो है वो दाब की इकाई है। ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो इनमें से भारत में वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार जो है उसका नाम है परमवीर चक्र। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में परमवीर चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति अगर आपसे पूछा जाए तो मेजर सोमनाथ शर्मा, ठीक है। मेजर सोमनाथ शर्मा को सबसे पहले परमवीर चक्र दिया जा चुका था। उसके बाद परमवीर चक्र की शुरुआत अगर आपसे पूछे कि कब हुई थी, 26 जनवरी 1950 को की गई थी। परमवीर चक्र का डिजाइन अगर पूछे किसने किया था, तो विदेशी मूल की एक महिला थी सावित्री खालोनकर उर्फ सावित्री बाई, जिन्होंने परमवीर चक्र का डिजाइन किया था, और तब से यानी 1950 से लेकर अब तक इस डिजाइन में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। अगला सवाल देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम इस पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम ये एक बुक थी, और इस बुक के जो लेखक थे मौलाना आजाद। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मौलाना आजाद। आजादी के बाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री ये बने थे मौलाना आजाद, और 1923 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष भी बने थे। तो अगर सबसे सवाल आपसे पूछा जाए कभी भी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट कौन थे, तो आपको आंसर करना हो जाएगा मौलाना आजाद। 1923 में बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये प्रेसिडेंट, ठीक है। अगला सवाल है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? देखिए कई जगह पर आपने देखा होगा एथिलीन भी होता है। तो अगर ऑप्शन में एथिलीन नहीं रहता, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं हो सकते क्योंकि दोनों का इस्तेमाल होता है, तो एसिटिलीन यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एथेन, मीथेन और ब्यूटेन दिया गया है। इसके अलावा एसिटिलीन है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कहीं कहीं पर किसी बुक में सवाल में इस तरह से भी पूछा जाता है कि एथिलीन, तो फिर अगर एथिलीन दिया हुआ है, एसिटिलीन नहीं होगा फिर वहां पर ऑप्शन में, और एथिलीन दिया होगा तो फिर एथिलीन आपको टिक करना है। अगला सवाल है, किस राज्य ने महिला लाभार्थी को मुद्रा योजना ऋण प्रदान करने में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? 2020 का ये करंट अफेयर्स है, अगस्त के महीने का, और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन तो आपसे एग्जाम में पूछा ही जाएगा। 2 से 3 क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी। मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात की जा रही है। पीएमएमवाई के नाम से इसको हम जानते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है। 8 अप्रैल 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो याद रखिएगा 8 अप्रैल 2015, ये डेट भी अब एग्जाम में पूछी जाने लगी है, तो इस डेट को याद रखिएगा अच्छी से। इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक के ऋण प्रदान किए जाते हैं। ये भी अमाउंट भी पूछा जाता है कि कितने रुपए तक का लोन मिल सकता है, तो आंसर याद रखिएगा 10 लाख रुपए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत के अटर्नी जनरल, जिसको हम लोग महान्यायवादी कहते हैं, वो कौन है? तो अटर्नी जनरल वर्तमान में भारत के कौन है? के वेणुगोपाल, ठीक है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इनको नियुक्त किया था, उसके बाद से इनका कार्यकाल पूरा हो गया था, लेकिन इनके कार्यकाल में 3 साल का विस्तार किया गया, ठीक है। 3 वर्ष का विस्तार किया गया, ये भी आपको याद रखना है। के वेणुगोपाल भारत के 15वें अटर्नी जनरल हैं। कौन से? 15वें अटर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल, ठीक है। इसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता है। सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता है सॉलिसिटर जनरल वर्तमान में भारत के। तो ये थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।